इन सबसे पहले आज बात मैं करूंगा आतंक के खिलाफ उस लड़ाई की जिसमें भारत की पीठ में छुरा भोंकने वाला निकला तुर्की जिसने पाकिस्तान का साथ दिया और ये साफ कर दिया कि तुर्की खुद भी आतंक परस्त देश है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने के बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की बात कहकर अपने पाकिस्तान प्रेम को दुनिया के सामने जाहिर किया, लेकिन इस फैसले पर भारत के अंदर तुर्की के बायकॉट ने जोर पकड़ लिया। भारत ने तुर्की पर अब तक कौन कौन से 5 बड़े प्रहार किए हैं, ये सबसे पहले दिखाता हूं मैं आपको। पहला प्रहार जो किया गया पैटर्न पर, तुर्की जाने वाली फ्लाइट्स और होटल्स की बुकिंग कैंसिल की जा रही हैं, जिससे एक बड़ा झटका तुर्की को लगने वाला है। दूसरा प्रहार, कारोबारियों ने तुर्की के सामान को बेचने से इनकार कर दिया और वहां से आयात होने वाले सभी सामानों पर रोक लगाने की मांग की। तीसरा प्रहार, तुर्की में होने वाली फिल्मों की शूटिंग को रोके जाने की तैयारी की जा रही है, जिससे एक बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। चौथा प्रहार, तुर्की की यूनिवर्सिटी से समझौते को रद्द किया गया। जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया ने तुर्की के सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के से हुए एमओयू को रद्द कर दिया। और पांचवा प्रहार, तुर्की को आतंकवाद का साथ देने वाला देश घोषित करने की मांग है। ये पांचों प्रहार, इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में कारोबारी और आम नागरिक तुर्की के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये जरा ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। भारत में अब तुर्की का गेम ओवर होने वाला है, जो इन 4 तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। भारत से तुर्की को पर्यटन में बड़ा मुनाफा होता है, लेकिन अब भारतीय टूरिस्ट वहां नहीं जाने का मन बना चुके हैं। अपनी टिकट कैंसिल कराना शुरू कर दिया है। भारत के कारोबारियों ने वहां से आने वाले सामान को बेचने से इनकार करते हुए आयात पर भी रोक लगाने की मांग की है। बॉलीवुड फिल्मों की भी तुर्की में शूटिंग पर रोक लगाने की तैयारी है। और तो और, तुर्की के विरोध में एर्दोगान का पुतला भी फूंका जा रहा है। आतंकिस्तान के साथ खड़े होकर तुर्की ने जो बेशर्मी दिखाई है, वो उससे बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान के बाद तुर्की पर भी बड़ी स्ट्राइक करेगा। इसका भारत के कई शहरों में विरोध भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा में तुर्की का पुतला फूंका गया, तुर्की में बनी कालीन जलाई गई और जमकर नारेबाजी हुई। टर्की की तो अब खैर नहीं है, क्योंकि विदिशा वाले लोग भड़क गए और नारेबाजी कर रहे हैं, पुतला दहन के लिए तैयार है, क्योंकि बड़ी तादाद में ये आग लगा दिया टर्की को। और लोगों ने यहाँ पर टर्की से आने वाली जो कालीन है, चादर है, उसको आग लगाई है। एप्पल फोड़े जा रहे हैं, ये देख लीजिए, ये इस तरीके से नारेबाजी आपको नजर आ रही है। ये एप्पल फोड़ रहे हैं, ये आग लगा दिया। ये क्यों नाराजगी है इतनी? ये तुर्की मारे जा रहे हैं, तस्वीरें दिखाती रही है तुर्की ने। ये देख लीजिए, यहाँ से देखिए, ये टर्की ने पाकिस्तान का साथ क्या दिया, नाराजगी भारी पैमाने पर है। वहीं गुस्साए लोगों ने तुर्की के सामान का बहिष्कार करने के साथ ही ऐलान किया कि अगर भारत विरोधी गतिविधियां बंद नहीं होंगी तो तुर्की के विरोध में बड़ा आंदोलन होगा। भारत का इतिहास रहा है, भारत का हर राष्ट्रभक्त नाराज होगा। भारत को यदि छेड़ोगे तो भारत छोड़ने वाला नहीं है। भारत में तुर्की का पानी बंद हो, में एक मजबूत है भारतीय सेना। आतंक पे कहीं ना कहीं आतंक पे चोट लगेगी। हम उनके द्वारा दिए गए हथियारों से हमारे सिविलियन, जो हमारे लोग मर रहे हैं यहाँ पे, चीजें नहीं खरीदेंगे, एप्पल नहीं खाएंगे, हम ड्राई फ्रूट भी नहीं खाएंगे। इधर दिल्ली में भी कारोबारियों ने तुर्की से आए मार्बल तोड़ते हुए ऐलान किया कि वो तुर्की का मार्बल कभी नहीं बेचेंगे। लेकिन जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और ड्रोन की साजिश रची, उसके बाद भारत के व्यापारियों में एक गुस्सा है, नाराजगी है कि तुर्की के खिलाफ वो अपना व्यापार बंद कर देंगे। मार्बल मार्केट की बात करें, लगभग 2,500 करोड़ का व्यापार मार्बल का तुर्की के साथ हर साल होता है, लेकिन अब विरोध का स्वर उठने लगे हैं और तमाम मार्बल व्यापारी ने कह दिया है कि बाइकॉट तुर्की। जिस हिसाब से टर्की की ये आतंकवादी गतिविधियों में स्पॉन्सर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, हम उसका बहिष्कार करेंगे। हम उनका पत्थर नहीं बेचेंगे और रोष प्रकट करते हुए हमने पत्थर को भी, तुर्की के पत्थर को तो देखिए यहाँ पर ये तुर्की के पत्थर हैं जो बाहर रख के जहां पर पैरों से कुचला जाता है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की फल मंडी में भी तुर्की से आने वाले सेबों को कारोबारियों ने बेचने से इनकार करते हुए सभी ने तुर्की से सामान के आयात पर रोक लगाने की मांग की है। तुर्की तो कह रहा है कि कुछ भी बाइकआउट कर लो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मियाँ जनाब, अच्छे अच्छों पे फर्क पड़ जाता है। ये तो तुर्की है, हमने अच्छे अच्छों को झुकते हुए देखा है और मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, अगर हम लोग एक साथ मिलकर इस काम को करेंगे ना, तो तुर्की है क्या, उसके चचा भी आ जाएंगे, वो भी झुक जाएंगे। हम तो हिंदुस्तान के साथ ही रहेंगे।
वो कहीं भी जाए हमें क्या, वो कहीं भी जाए हमारे को क्या है इससे। वो किसी के भी साथ रहें, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े रहेंगे। तो ये यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ भी हो जाए। हालांकि ये लोग भी तो कह रहे हैं कि मेंटल डॉक्टर यहाँ पे बहुत है, ज़रूरत पड़ेगी तो इलाज भी कर दिया जाएगा। भारत से टूरिज्म में बड़ा पैसा कमाने वाले तुर्की के खिलाफ अब देश की बड़ी ट्रैवल कंपनियां भी आई हैं। ईज माई ट्रिप ने तुर्की के लिए बुकिंग लेनी बंद कर दी है, तो वहीं मेक माई ट्रिप ने भी तुर्की के पैकेज पर किसी भी तरह के ऑफर या डिस्काउंट को बंद कर दिया है। टर्की और अजरबैजान सपोर्ट करें ड्रोन्स देकर, मनी देकर, ये बात एकदम क्लियर होती है कि हमें इन नेशंस के साथ काम नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमने एक ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी कि इन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वी वर द फर्स्ट वंस जिसने ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें देखकर काफी सारी ट्रैवल एजेंसीज ने भी ये एडवाइजरी निकाली, और आज के टाइम में हमारे एफर्ट की वजह से बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बेशर्मी दिखाते हुए बयान दिया है कि चाहे उनके मुल्क को कितना भी आर्थिक नुकसान हो, वो पाकिस्तान का साथ देना बंद नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान सीज़फायर को लेकर एक और बड़ी खबर सामने है। दिखाऊंगा आपको कि पेंटागन के पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने खुलासा किया, और खुलासा ये कि पाकिस्तान सीज़फायर के लिए अमेरिका के आगे ऐसे गिड़गिड़ाया जैसे कोई डरा हुआ डॉगी हो। अमेरिकी अधिकारी ने ट्रंप को लेकर भी दावे किए। वो दावे क्या, भारत के हमलों से पाकिस्तान की क्या हाल थे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का हर पल सालों साल तक याद रहने वाला है, क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक थी। 7 से 9 मई के बीच लाहौर से कराची और इस्लामाबाद तक धमाके हो रहे थे। धमाका हुआ, एयरबेस के अंदर धमाका, जिनका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान सीज़फायर के लिए अमेरिका के पैर पड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि भारत से बचा लो वरना तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और तो और बात बात पर एटमी हथियार की धौंस दिखाने वाले पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड ही जब खतरे में आ गया तो सीज़फायर के सिवा कोई चारा नहीं बचा। सीज़फायर को लेकर पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकन इंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइकल रूबिन ने ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर पूरी पाकिस्तानी आवाम शर्मसार हो जाएगी। अमेरिका ने बताया पाकिस्तान की हालत दुम दबाए कुत्ते जैसी थी। पाकिस्तान सीज़फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था। पाकिस्तान सिर्फ हारा नहीं बल्कि बुरी तरह से हारा है। ऑपरेशन सिंदूर की मार से कराहते पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती यहीं खत्म नहीं हुई। अमेरिका ने मुनीर आर्मी को पाकिस्तानियों के लिए कैंसर जैसा कहा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को हटाने की जरूरत बताई। पाकिस्तानी सरकार को बीजिंग का गुलाम तक कहा। पेंटागन के पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने यह भी बताया कि ट्रंप बीच में क्यों नेता बन रहे हैं। दरअसल ट्रंप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने एटमी वॉर रुकवा दिया, लेकिन माइकल रूबिन ने ट्रंप को ही आईना दिखा दिया। एक तरफ पेंटागन ने पाकिस्तान की मिट्टी पलीत की तो दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी आवाम के सामने शेखी बघाड़ते शहबाज की पोल पट्टी खोल कर रख दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देते हुए साफ साफ लिखा है, भारत ने पाकिस्तान को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। भारत ने पाकिस्तान के एयरफील्ड्स, एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। कराची के भुलारी में विमान हैंगर को नुकसान पहुंचाया। भारत ने बिल्कुल सटीक और टारगेट अटैक किए थे। एटॉमिक ठिकानों के नजदीक एयरबेस पर अटैक किए। पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय और देश के प्रधानमंत्री कार्यालय से लगभग 15 मील की दूरी पर स्थित नूर खान एयरबेस पर भी हमले किए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी कहा कि भारतीय सेना के हमले से पाकिस्तान की सांसें उखड़ गई थी। जिस एटम बम की वो धमकी देता फिरता है, वही बम पूरी पाकिस्तान अवाम के लिए खतरा बन गया था, क्योंकि अगर हमलों से न्यूक्लियर लीकेज होता तो पाकिस्तान अपने मुल्क को बचा भी नहीं पाता। इसलिए पाकिस्तान ने दौड़ते हाफते सीज़फायर की गुहार लगाई। हालांकि शहबाज ने सीज़फायर के बाद भी माहौल बनाना नहीं छोड़ा, मगर अब पाकिस्तानी अवाम के सामने उनकी पोल खुल गई है। टैंक पर चढ़कर फोटो खिंचाते शहबाज और मुनीर का दुनिया मजाक उड़ा रही है। सीज़फायर क्यों हुआ और कैसे हुआ, टैंक पर चढ़कर नारेबाजी करने वाले मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ की क्या हालत थी, ये बात अब दुनिया जान चुकी है। सैटेलाइट तस्वीरों का सच सबके सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर 23 मिनट बहुत भारी पड़े थे। अंदर ही अंदर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। आतंकियों के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान के हर वार को बेकार किया, चाहे वो चीन का एयर डिफेंस सिस्टम हो, पाकिस्तानी मिसाइल हो या तुर्की का ड्रोन।
मॉडर्न वॉरफेयर के आगे हिंदुस्तान के पाकिस्तान नहीं टिक पाए। ऑपरेशन सिंदूर 23 मिनट में पाक का गुरूर चूर चूर, हिंदुस्तान का पराक्रम, आतंकिस्तान का टूटा सारा भ्रम। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंद की सेना ने पराक्रम की ऐसी पटकथा लिखी जिसे पाकिस्तान कभी सपने में सोच नहीं सकता था। सिर्फ 23 मिनट के अंदर भारत ने पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया। हिंदुस्तान की वायुसेना के जाबाजों ने दुश्मनों के घर में घुसकर उनकी हवाई ताकत को 23 मिनट में मिट्टी में मिला दिया, जिससे आतंक के आकाओं को उनकी औकात दिखी और शहबाज और मुनीर की फौज त्राहिमाम करने लगी। 23 मिनट में हिंदुस्तान ने पहलगाम अटैक का बदला लिया, बल्कि 23 मिनट में आतंक के 9 ठिकानों को मटियामेट किया। एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को जाम किया, चीन के PL-15 मिसाइल को हिंदुस्तान ने ध्वस्त किया और पाकिस्तान के ड्रोन हमले को नाकाम किया। 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था, पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं। हिंदुस्तान की इस रणनीति से पाकिस्तान चौंका, पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। चीन के जिस एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे पाकिस्तान था वो धराशाही हो गया और हिंदुस्तान ने सटीक हमला कर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। अब जरा समझिए कि 23 मिनट में हिंदुस्तान ने ऐसा क्या किया। सबसे पहले हिंदुस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉर शुरू की, यानी भारत ने हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम का इस्तेमाल किया और HQ-9 रडार और कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिस्टर्ब किया। फिर स्वदेशी तकनीक से बने उपकरणों का इस्तेमाल किया। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया, लाहौर में HQ-9 सिस्टम को नष्ट किया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया, जिसके बाद 30 मिनट के अंदर पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को खत्म किया गया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को इतनी तेजी से अंजाम दिया कि पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं मिला। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने मिलकर ऐसा जाल बुना कि पाकिस्तान की हर चाल नाकाम हुई। पहले शोपियां और आज त्राल, हर उस आतंकी हरकत का हिसाब हो रहा है जिसने हिंदुस्तान में आतंक का खेल खेला। 14 आतंकियों में से 6 का 48 घंटे में जानू का टिकट काटा। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन में त्राल की नादिर में 3 आतंकियों को ढेर किया और मारे गए तीनों आतंकी जैश के थे। उनमें से एक आसिफ, जैश का टॉप कमांडर, उसी ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को लॉजिस्टिक्स मुहैया कराए थे। शोपियां टू त्राल, आतंकियों का काल। 48 घंटे के भीतर 6 दहशतगर्दों का गेम ओवर। पहलगाम अटैक के बाद घाटी में सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। चुन चुन कर आतंकियों का हिसाब किया जा रहा है। 48 घंटे के अंदर 6 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया है। पहले 13 मई को शोपियां में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया और आज त्राल में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब भारतीय सेना और सुरक्षा बल के जवान आतंकियों पर काल बनकर टूट पड़े और त्राल के नादिर इलाके में जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। जो त्राल इलाका है, नागर गांव, यहाँ पर 3 जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट के छुपे होने की खबर मिली थी और उसके बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया। अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पुष्टि 1 के बारे जाने की गई है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि जो है और ज़्यादा संख्या हो सकती है जो टेररिस्ट मारे गए हैं, लेकिन जिस तरह से फायरिंग यहाँ पर हो रही है उससे लग रहा है कि टेररिस्ट अंदर है और वो सुरक्षा बलों पे फायर कर रहे हैं और जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। यहाँ पर हमने ग्रेनेड के विस्फोट सुने, यहाँ पर हमने जो है एक्सचेंज ऑफ फायर जो हुआ वो ऑटोमेटिक वेपन से हुआ और सिंगल फायर भी शॉट्स हमने सुने। इन आतंकियों में जैश का टॉप कमांडर आसिफ अहमद शेख भी शामिल था, जो अवंतीपुरा का रहने वाला है। आसिफ जैश का C कैटेगरी का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था। साल 2022 से लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा था। मारे गए आतंकियों में पुलवामा का रहने वाला आमिर नजीर भी है, जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था और जैश के C कैटेगरी का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था। आमिर नजीर वानी 2024 में जैश ए मोहम्मद में शामिल हुआ था। वहीं तीसरी कब्र खुद ही है जैश के ही आतंकी यावर अहमद भट्ट की, जो पुलवामा का रहने वाला था और 26 अगस्त 2024 से ही एक्टिव है।
ये तीनों पहलगाम हमले के बाद सरकार की तरफ से जारी 14 आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल थे। इस बीच त्राल में मारे गए आतंकी आमिर नजीर वानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एनकाउंटर से ठीक पहले आमिर ने अपने घर वालों को वीडियो कॉल किया था। वो बता रहा है कि सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया और इस बीच आमिर के घर वाले उसे सरेंडर करने को कहते हैं। वहीं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि आतंकियों से घिरे पाकिस्तान में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है और इन्हें न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। लेकिन आखिर कैसे पाकिस्तान का परमाणु बम दुनिया के लिए डेंजर अलार्म की तरह है, इस रिपोर्ट में समझिए। बात बात पर परमाणु बम की धमकी देने वाला, आतंकियों को पालने वाला देश, आवाम से ज्यादा आतंकियों का ध्यान रखने वाली पाकिस्तानी सरकार और उसकी आर्मी की पॉलिसी अब दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां ये बात पहले ही कह चुकी हैं कि पाकिस्तान का परमाणु बम सुरक्षित नहीं है, मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकियों का पूरा इलाज करने की ठान ली है और साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देश के पास परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार का मतलब है आतंकियों तक परमाणु हथियारों की पहुंच होना। अगर आतंकवादी परमाणु सामग्री या हथियारों तक पहुंच गए तो वो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिस देश में सेना प्रधान हो उस देश में कभी भी खुद की कुर्सी बचाने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करेगा। गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। भारत ने पाकिस्तान के एटम बम को सिर्फ दुनिया के लिए खतरा नहीं बताया, बल्कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी से मांग की है कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की निगरानी की जाए। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका भी खतरा मानते हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच तनाव के दौरान भी पाकिस्तान बात बात पर परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा था। आम जनता हो या फिर पाकिस्तानी सेना, सबकी जुबान पर सिर्फ एक बात रटी हुई है कि हम एटॉमिक पावर हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई है। पाकिस्तानी आर्मी से लेकर सरकार की बोलती बंद हो गई और भारत ने साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भारत के साथ नहीं चलेगी। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। पाकिस्तानियों को समझना होगा कि वो समय गया जब वो भारत या दुनिया को परमाणु हथियारों की धमकी देते थे। अब नए भारत ने ऐसा माहौल बनाया है कि पाकिस्तान का एटॉमिक हथियार दुनिया को खतरा लगने लगे हैं, क्योंकि जैसे पाकिस्तान के हालात हैं ऐसे खतरनाक हथियार पाकिस्तानी नेता, आर्मी या आतंकी अपने फायदे के लिए मिसयूज कर सकते हैं, जो बाकी देशों के लिए बड़े खतरे का कारण बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात दुनिया भर में शर्मसार हो चुके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। भारत के पराक्रम के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। बौखलाहट में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भारत के पीएम मोदी की कॉपी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे, उसी की नकल करते हुए कल शहबाज शरीफ भी सैन्य अड्डे पर पहुंचे। शहबाज ने पीएम मोदी को कॉपी करने की कोशिश तो की, लेकिन बुरी तरह फेल साबित। इन दो तस्वीरों को देखिए। इसको देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि असली और नकली आखिर क्या होता है। पीएम मोदी भारत के वीर जवानों से मिलने आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे तो उनकी नकल करते हुए अगले ही दिन शहबाज शरीफ ने भी वही कदम उठाया और सैन्य ठिकानों पर पहुंच गए। लेकिन कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, जो कि शहबाज छोड़िए पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। पीएम मोदी शान से देश के आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे और उनके पीछे S-400 खड़ा था, जिससे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया था। अब जरा शहबाज शरीफ की ये तस्वीर देखिए। शहबाज शरीफ किसी एयरबेस नहीं बल्कि पसरूर सैन्य ठिकाने पहुंचे थे, जिसका रडार भारत ने तबाह कर दिया था। शहबाज एयरबेस जाते भी तो कैसे,
क्योंकि वहां हर कोने में भारत के शौर्य के सबूत मौजूद हैं। शहबाज शरीफ ने इस विजिट के लिए जो जगह चुनी, इसकी भी खूब ट्रोलिंग हो रही है। आसपास एक जंगल था और उसी जंगल के बीच एक टैंक पर खड़े होकर संबोधन कर रहे थे। अब सस्ती कॉपी कैसी होती है, इसकी एक और तस्वीर देखिए। पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पर एयरफोर्स के विमान से पहुंचे थे, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान का रनवे को नुकसान पहुंचाने का दावा झूठा है। तो वहीं शहबाज गाड़ी से पहुंचे और पूरी दुनिया समझ गई कि रनवे भारत तबाह कर चुका है। शहबाज शरीफ की ये विजिट कैसे आनन फानन में प्लान की गई, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां खड़े होकर शहबाज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वहां सिर्फ टैंक खड़े किए गए थे और मंच के नाम पर पीछे एक 8x10 का फ्लैक्स लगा हुआ था, जहां खड़े होकर ये तस्वीरें खिंचवाई गई। लेकिन पीएम मोदी के पीछे शान से पाकिस्तान को तारे दिखाने वाला S-400 था। और तो और हंसी की बात तो देखिए, जहां एक तरफ पीएम मोदी आदमपुर में जवानों का हौसला बढ़ाने गए थे, तो वहीं शहबाज मानो आसिम मुनीर की चमचागिरी के लिए गए। भाषण में पाकिस्तान सेना की नहीं बल्कि मुनीर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो मुनीर के कदमों में बैठ जाएंगे। खैर, हम समझ सकते हैं शहबाज मियां, आपके असली आका तो वही हैं। इतना ही नहीं, शहबाज तो ये भी कहने लगे कि पाकिस्तान की सेना ने जो कुछ किया उसे किताबों में लिखेगी। मियां शहबाज, किताबें तो लिखी जाएंगी, लेकिन उन किताबों में लिखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए, रातों रात आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए, फाइटर जेट गिरा दिए गए। लेकिन पाकिस्तान की ये सेना और एयरफोर्स सोती रह गई। ना तो दम था रोकने का और ना ही रोक पाए। और अब जबकि भारत सारे सबूतों के साथ पूरी दुनिया को पाकिस्तान की तबाही दिखा चुका है, तो पाकिस्तान के खोखले फोटो ऑप करने में लगा है। और उसमें भी देखिए, आइडिया तक नया नहीं ला पाए और भारत की नकल करने लग गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान पहले सीज फायर रोकने के लिए गिड़गिड़ाया और अब बूंद बूंद पानी के लिए घुटनों पर आ चुका है। सिंधु जल समझौता रोके जाने की वजह से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में सूखे जैसे हालात, फसलों का नुकसान हो रहा है और उसकी वजह से भूखमरी के हालात बनने की संभावना है। और लिहाजा इस वाटर स्ट्राइक को रोकने के लिए पाकिस्तान भारत को चिट्ठी लिख रहा है, पानी छोड़ने की गुहार लगा रहा है। पहले बमबारी रोकने के लिए गिड़गिड़ाया, अब पानी छोड़ने के लिए घुटनों पर आया। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के बारूदी प्रहार से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। भारत की करारी मार से बौखलाए पाकिस्तान ने पहले सीज फायर रोकने के लिए भीख मांगी और अब बूंद बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान सिंधु नदी का पानी छोड़ने के लिए भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा हो गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने चिट्ठी लिखकर पानी छोड़ने की भारत से गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने भारत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की और सिंधु जल समझौते पर भारत से दोबारा बातचीत करने की मांग की। यह चिट्ठी पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को लिखी है। पानी रुकते ही घुटनों पर आए पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल चुकी है और अब वो भारत से पानी छोड़ने की मांग कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान पहले ही साफ कर चुका है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसके तहत सिंधु, चिनाब और झेलम नदी का पानी पाकिस्तान को, साथ ही रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को मिला था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बार बार हो रहे आतंकी हमले के कारण भारत ने इस समझौते को रद्द कर दिया और अपनी सुविधा के हिसाब से पानी छोड़ने और रोकने का फैसला किया। मगर भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान त्राही त्राही करने लगा। कहीं बाढ़ आ गई तो कहीं सूखे के हालात पैदा हो गए। सबसे बड़ा असर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत पर पड़ा, जहां चिनाब नदी पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। मगर अब वहां पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। सिंधु का पानी रोकने का असर फसलों पर भी पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान में भूखमरी का संकट पैदा हो सकता है। साथ ही बिजली उत्पादन में भी 50% की कमी आएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आवाम में डर और दहशत का माहौल साफ नजर आ रहा है। और अब खबर यह कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत पाकिस्तान से अलग हो चुका है, क्योंकि बलोच नेता ने दावा यह किया कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद है और बलूचिस्तान पर अब पाकिस्तानी सेना का कोई नियंत्रण नहीं है और इस इलाके को स्वतंत्र देश का दर्जा मिलना चाहिए। आजाद हुआ बलूचिस्तान, टुकड़ों में बटा पाकिस्तान। बलूचों का बड़ा दावा पाकिस्तान को हिला डाला। नए मुल्क का हुआ ऐलान, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। 1971 की जंग में पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना था और 2025 में एक बार फिर भारत के पलटवार के बाद पाकिस्तान के टूटने की खबर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि मुनीर की सेना के पैर बलूचिस्तान से उखड़ चुके हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत में
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने कब्जा जमा लिया है। बलोचों ने खुद एक आजाद देश रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का ऐलान भी कर दिया है। एक तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना की कब्र खोदने में लगी है। बलूचिस्तान के पंगजूर में बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला कर उसके 14 जवानों को मार गिराया। तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आजादी का ऐलान हो चुका है। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे आंदोलनकारियों ने दावा किया कि अब बलूचिस्तान पर बलोच आर्मी का कब्जा है। बलूचिस्तान की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें आजादी के ऐलान के बाद रैली निकाली जा रही है। लोग खुशियां मना रहे हैं, पाकिस्तान को संदेश भी दे रहे हैं कि अब बलूचिस्तान की धरती पाकिस्तान के कब्जे से आजाद है। एक और तस्वीर देखिए, आजादी के जश्न में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है और विद्रोही BLA जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीर बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान है। खैबर इलाके के एक घर में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का झंडा लहरा रहा है और पाकिस्तानी फौज को खुली चुनौती है कि दम है तो इस झंडे को हटाकर दिखाओ। पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान बलूच नेता मीर यार बलूच ने किया। मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना फैसला दे दिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। आओ हमारा साथ दो। बलूच सड़कों पर हैं और ये उनका राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। दुनिया अब और मूक दर्शक नहीं रह सकती। भारत और ग्लोबल समुदाय को बलूचिस्तान की आजादी के लिए मान्यता और समर्थन देना चाहिए।